नमस्कार आप सभी को। मैं सत्यम कुमार आज आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेके प्रेजेंट हुआ हूं, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आप लोग को थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों में पढ़ना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक ऐसा टूल जो मेजरमेंट थर्ड में भी आपको काम आएगा और मेजरमेंट 5 में भी काम आएगा, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को एक आइडिया भी रहना चाहिए कि मेजरमेंट जो है असल में वो इसका एक खुद का अपना ब्रांच भी है। अगर आप बीटेक की बात करें तो बीटेक में एस्टिमेशन नाम का एक अपना पार्टिकुलर ब्रांच भी होता है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं फिर से आप सभी का एक बार अपने चैनल पे वेलकम करता हूं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आप मेजरमेंट निकालते हैं तो उसके लिए जो दो फैक्टर होते हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। पहला होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक मतलब आपको पता है कि जो कि स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं है, और डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो बार बार निरंतर बदलते रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों को और ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो बेसिकली मैंने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में बांटा है, एक डिजायरेबल में, एक अनडिजायरेबल में। डिजायरेबल के अंतर्गत आता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, स्टैटिक एरर, रिजोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी। और अनडिजायरेबल के अंतर्गत आता है ड्रिफ्ट, डायनेमिक एरर, डेड जोन और हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि डिजायरेबल मतलब ऐसा चीज होता है जो आपको चाहिए, और अनडिजायरेबल मतलब होता है जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं। अगर मैं इसको लाइफ के एक एग्जांपल लेके दिखाऊं तो अच्छा रिजल्ट या अच्छा कैरेक्टर आपको चाहिए या आपको बनना है, लेकिन बुरा कैरेक्टर ना ही आपको चाहिए ना ही आपको बनना है। आप उसको क्या करते हैं, बुरी आदतों को आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। और अच्छी आदतें क्या होता है, डिजायरेबल होता है, आपको वो चाहिए ही चाहिए। तो हम इस तरह से कह सकते हैं मेजरमेंट में डिजायरेबल हमको चाहिए ही चाहिए, यानी ये सब चीज हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि डिजायरेबल मतलब क्या, व्हाट वी वांट टू अचीव। डिफरेंस क्या होता है डिजायरेबल और इसके बीच में, कि डिजायरेबल मतलब क्या होता है, व्हाट वी वांट टू अचीव, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के और या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत। और अनडिजायरेबल मतलब होता है व्हाट वी वांट टू अवॉइड, जिससे हमको बचना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते मेरे इंस्ट्रूमेंट में ऐसा चीज हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे स्टैटिक एरर, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक एरर का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू शोड बाय द इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो एक ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है, और एक मेजर्ड वैल्यू होता है, ठीक है, तो उस दिनों का जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस, जैसे कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मान चलिए कि उसका रीडिंग होना चाहिए 7 और लेकिन हो रहा है 6.8, तो जो बेसिक डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, जितना होना चाहिए या होता है और जितना अभी शो कर रहा है, इसी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरर। यहाँ पे लिखा भी है कि वी कैन आल्सो सेट दैट बेसिकली इट इज द डेविएशन। डेविएशन मतलब है कि बदलाव फ्रॉम द ट्रू वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। देखिए एक वैल्यू क्या होता है, ट्रू जो सही वैल्यू, और एक क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू। इसके बीच में अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, उसी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस लेक्चर को एक बार या दो बार आराम से देख के रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक एरर में आपको एक चीज याद रखने का जरूरत है, इसका अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह आए तो आप इसको ऐसे बना भी सकते हैं। अगर स्टैटिक एरर में हो सकता है आपको ट्रू वैल्यू दे दे और इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे दे, तो आपको अगर स्टैटिक एरर निकालने बोले, आप ट्रू वैल्यू माइनस इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अगर कर दीजिएगा, जो मेजरमेंट किया गया है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, अगर उस दोनों में इसको आप डिफरेंस निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा स्टैटिक एरर। हाँ, तो ये हो सकता है कि स्टैटिक एरर आपका निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। जब आपका ये जो रीडिंग है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, तब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि उस टाइम जो वो मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर रहा है, हाई रीड कर रहा है, उसका जो रीडिंग है हाई है। और अगर निगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका रीडिंग जो क्या है वो लो है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो हम लोग अगले टर्म की ओर चलते हैं। अगला टर्म हम लोग का है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ भी गया होगा या आप लोग जानते भी होंगे। देखिए एक्यूरेसी का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक ट्रू वैल्यू होता है। ठीक है, एक ट्रू वैल्यू के, जैसे कि मान चलिए 5 ट्रू वैल्यू है, तो उसके नजदीक जो स्पेसिफिक वैल्यू होता है, यानी 4.90 कह सकते हैं, 4.95 कह सकते हैं, 4.98 कह सकते हैं, या 5.10 बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक्यूरेट मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा नजदीक है। देखिए आइडियल दुनिया में कोई भी चीज नहीं पाया जाता, आपको पता भी है कि कोई भी चीज आइडियल आपको 100% नहीं, इफिशियंट नहीं मिल सकता। तो थोड़ा सा जो यहाँ पे एरर आता है, यानी आप कह सकते हैं कि क्लोज,
नहीं बोलते हैं कि जो, जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन रहता है, तो आपको उस टाइम लगता रहता है कि 2 आंसर सही है, लेकिन उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो आंसर ज्यादा एक्यूरेट लगता है, जो उस ऑप्शन में हमको सबसे सही लगता है कि ये आंसर, जैसे हम लोग 60-40 या 70-30 का देखते हैं कि जो हमको ज्यादा प्रीफर लगे, तो आप एक्यूरेसी को भी इसी तरह एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो बेसिकली इस एक्यूरेसी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पॉइंट एक्यूरेसी यानी किसी खास पॉइंट पे, और उसी को अगर आप परसेंटेज में स्केल रेंज के अनुसार निकाल दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज, और उसी को अगर आप ट्रू वैल्यू के अनुसार निकाले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो ये बेसिकली आपको उतना पढ़ना नहीं, आपको बेसिकली जानना है कि एक्यूरेसी और बेसिकली एक्यूरेसी होता क्या है। तो अगला जो हम जानेंगे वो है प्रिसीजन, ठीक है। तो प्रिसीजन को जानने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आप लोग के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए एक्चुअल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक्यूरेसी मैं आगे आपको प्रिसीजन में बताऊंगा, थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ पे है जो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल लेंथ कितना है, मान चलिए अगर हम कोई वायर लेते हैं, कोई सी वायर का एक्चुअल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्यूरेट मतलब क्या है कि 5.10 भी आ रहा था आप उसको एक्यूरेट बोल सकते हैं, 5.20 भी आ रहा तो आप उसको करीब करीब है। लेकिन प्रिसाइज मतलब क्या होता है कि जो आपस में नजदीक हो। 6.10 और 6.11 के बीच में कितना कम डिफरेंस है, 6.12 के बीच में, मतलब ये आपस में क्लोज हो लेकिन एक्चुअल वैल्यू के क्या हो, दूर हो, मतलब उतना पास नहीं हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंस, हम मैंने डिफिनेशन लिखा भी है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द क्लोजेस्ट वैल्यू विच इज क्लोज टू ईच अदर। जो आपस में तो क्लोज रहते हैं लेकिन क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू के उतने क्लोज नहीं रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। मैं एक बार फिर से डायग्राम पे ले जाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल लेंथ कितना 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देख रहे होंगे 5.10 5.20, ये आपस में क्लोज नहीं है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये आपस में क्लोज नहीं, आप कर्सर पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन इस एक्चुअल लेंथ के क्लोज हैं। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये आपस में क्लोज है लेकिन इस एक्चुअल लेंथ के उतने क्लोज नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिसाइज वैल्यू। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज भी हो सकता है, एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान चलिए 5.10 लिखा रहता, 5.11 लिखा रहता, 5.12 लिखा रहता, 5.13 लिखा रहता, तो वो क्या होता, एक्यूरेट भी रहता और प्रिसाइज भी रहता। अगला टर्म अपना आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बेसिकली रेशियो की बात करता है, यानी जो आप उसमें इनपुट डाल रहे हैं, आपको पता होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इनपुट कुछ डालते हैं और उसमें हमको क्या होता है, आउटपुट मिलता है। तो सेंसिटिविटी क्या करता है, रेशियो निकालता है आउटपुट और इनपुट का, और इसमें जो मेजर्ड वैल्यू यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो मेजर्ड वैल्यू चेंज होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं डायग्राम के अनुसार थोड़ा सा कर्सर से दिखाऊं, असल में ये लाइन क्या है, लीनियर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसी चेंज को अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। यानी आप कह भी सकते हैं कि सेंसिटिविटी कैन आल्सो बी डिराइव्ड एज फॉर द स्मॉलेस्ट चेंज। बहुत एक तो जाहिर सी बात है स्मॉलेस्ट चेंज होगा, क्योंकि जैसे आप रेशियो निकालते हैं वैसे भी रेशियो बेसिकली किस में आता है, पॉइंट में आता है। हाँ, तो एक चीज जो आपको इसमें याद रखना सेंसिटिविटी में, कि वो स्मॉल जो होता है, स्मॉलेस्ट चेंज ही हो, जाहिर सी बात है जितना कम चेंज होगा रेशियो इनपुट और आउटपुट में उतना हमारे लिए वो इंस्ट्रूमेंट बेहतर काम करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई, यानी कि सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का हाई होना चाहिए। और वैसे भी जितना चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, डिजायरेबल में जितना भी चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा वो आपको इंस्ट्रूमेंट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगला होता है रिप्रोडक्टिबिलिटी। किसी खास एक्सपेरिमेंट को या किसी खास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट कंडीशन में, ठीक है, जब हम लोग कंडीशन चेंज करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट को बार बार हम उसको मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिबिलिटी। यहाँ पे लिखा भी है रिप्रोडक्टिबिलिटी इज द डेविएशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन विद द सेम सैंपल। सेम सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम हम लोग अलग अलग मेजरिंग कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका मेजर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिबिलिटी, ठीक है। अगला आता है रिपीटिबिलिटी। अगला क्या आता है, रिपीटिबिलिटी, ठीक है। तो रिपीटिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब सेम टेस्ट मटेरियल को, कोई अगर मान चलिए कोई मटेरियल है उसको बार बार टेस्ट किया जाएगा किसी लेबोरेटरी में बिना कोई कंडीशन चेंज किए हुए, मतलब कह सकते हैं बार बार उसको चेंज किया जाएगा, उसको हम रिपीट, यहाँ पे लिखा भी आप मतलब वर्ड से भी आप कैच कर सकते हैं, रिपीट, यानी बार बार क्या करे कि वो रिपीट हो, वैल्यू चेंज नहीं हो। अगर मान चलिए 5.25 आ रहा है तो उसके आसपास ही हो, बार बार ही क्यों ना उसको, उसी टेस्ट मटेरियल को बार बार ही क्यों ना मेजर किया जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिपीटिबिलिटी। और अपने को ये भी चाहिए, अब मान के चलिए अगर केमिकल में कोई मान चलिए रिएक्शन हो रहा है और थोड़ा सा भी अगर वैल्यू चेंज होगा तो क्या होगा, अगर मान चलिए आप कोई एक्सपेरिमेंट आप तैयार कर रहे हैं अपने स्कूल में और आपको कहीं पे शो करना है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू शो कर रहा है, जहां आपको शो करना है किसी लेबोरेटरी में वहां कुछ और वैल्यू शो करेगा, तो क्या होगा,
जो आप डिजायर सोचे होंगे वो तो होगा नहीं, हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट फेल भी कर जाए। इसलिए अपने को क्या चाहिए कि अपना जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो रिपीटेबिलिटी यानी वैल्यू जो हो हमारा रिपीट करता रहे। ठीक है, अगला अपना आता है रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन थ्रेशोल्ड में थोड़ा सा आपको मतलब समझना है रिजोल्यूशन क्या होता है और थ्रेशोल्ड क्या होता है। रिजोल्यूशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इफ द इनपुट स्लोली चेंज फ्रॉम सर्व आर्बिट्रेटरी इट विल अगेन बी फाउंड दैट आउटपुट डज नॉट चेंज। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट जो होता है, अगर इनपुट में थोड़ा सा आर्बिट्री नॉन जीरो में थोड़ा सा अगर हल्का चेंज हो, लेकिन जो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़े, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन में चेंज तो हो रहा है इनपुट में, लेकिन इतना कम मात्रा में, इतना कम आप कह सकते हैं, इतना पॉइंट रेंज में चेंज होता है कि आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे लिखा भी है दो, आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड और इसमें देख सकते हैं कि रिजोल्यूशन जो है स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज को बताता है, लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड है वो किसी पॉइंट पे बताता है कितना चेंज हुआ। थ्रेशोल्ड किसी पॉइंट के बारे में बताता है, वो क्या हो, किसी आप कह सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर जो हल्का सा मतलब वो कह सकते हैं डिफरेंस जो होता है उसको कौन बताता है, रिजोल्यूशन बताता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना, डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं। अगला है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में भी दो चीज होते हैं, एक डिजायरेबल होता है, एक अनडिजायरेबल होता है। डिजायरेबल के अंदर आता है स्पीड ऑफ रिस्पांस और फिडेलिटी, और अनडिजायरेबल के अंदर आता है डायनेमिक एरर और लैग। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिस्पांस के बारे में, ये आप लोग को पता भी होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर आप अपने डेली लाइफ में भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं तो वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है, किससे पता चलता है, स्पीड ऑफ रिस्पांस से, वो कितना तेजी से काम कर रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ रिस्पांस हमें बताता है कि वो मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्टिव है, कितना फास्ट काम कर रहा है या कितना स्लो काम कर रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको जान सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको इंस्ट्रूमेंट स्लो भी रीड करवाना होता है, कहीं कहीं पे आपको फास्ट भी करना पड़ता है। वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आपको उस टाइम वो स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए। ठीक है, अगला आता है फिडेलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ फेथफुली प्रेडिक्टिंग द चेंज इन इनपुट विदाउट एनी डायनेमिक एरर। बिना कोई डायनेमिक एरर के अगर आपको जितना चाहिए था, जितना बिना कोई इनपुट में चेंज किए हुए, बिना किसी डायनेमिक एरर के आपको जितना चाहिए था, अगर सेम टू सेम आपको वो इंस्ट्रूमेंट उतना कैपेबल है, आपको वो जो आप रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिडेलिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है आपका डायनेमिक एरर। आप इसको जैसे स्टैटिक एरर था, इसी तरह ये डायनेमिक एरर था, ये भी सेम ही है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी दैट इज टू मेजर्ड चेंजिंग विद टाइम एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ इफ नो स्टैटिक। देखिए, अगर इसमें स्टैटिक एरर को हम एज्यूम ना करें तो जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू में और थोड़ा सा जो चेंज विद टाइम में होता है, जो वैल्यू हो सकता है कि टाइम के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो ये जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक एरर। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लैग के बारे में। लैग को आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखे भी होंगे। देखिए, कोई भी अगर मेजरमेंट अगर यानी इंस्ट्रूमेंट अगर शुरू होता है तो आपको पता होगा थोड़ा सा वो टाइम लेता है। ठीक है, अब वो किसके टेम्परेचर कारण भी ले सकता है या फिर मतलब ह्यूमिडिटी के कारण भी ले सकता है, जो भी उसका फैक्टर हो, जिस फैक्टर पे वो डिपेंड करता हो। कोई भी जो मशीन होता है वो कुछ ना कुछ स्टार्ट होने में टाइम लेता है, उसी स्टार्ट होने वाला टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, लैग बोलते हैं। जैसे आप ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़िएगा, थर्मोकपल या के बारे में, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट में जब वो करता है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो लेक्चर होगा बेसिक लेक्चर मेजरमेंट का, वो आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।